नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मुझे लगता है हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल। और उनकी कहानी जानने का सबसे अच्छा जरिया है उनकी अपनी लिखी किताब विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख। हाँ, अग्निपंख। हमारे पास इस किताब की एक बहुत गहरी समीक्षा है जो सिर्फ कहानी नहीं बताती बल्कि उसके पीछे छिपे संदेशों को भी खोलती है। तो चलिए एक असाधारण जीवन की इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि डॉक्टर कलाम कितने महान थे, ये तो हम सब जानते हैं। सही बात है। मकसद ये समझना है कि वो कौन सी चीजें थीं, वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने रामेश्वरम के एक छोटे से लड़के को भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बना दिया। बिल्कुल। मतलब ये किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है सपनों को हकीकत में बदलने का। और इसका नाम ही कितना शक्तिशाली है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख। अग्नि के पंख। ये सिर्फ एक काव्यात्मक शीर्षक नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि अगर इरादों में आग हो तो इंसान किसी भी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चलिए इसी उड़ान की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार से। उनके पिता नाव चलाते थे और घर की आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी जी। ये वो दौर था जब हर दिन एक संघर्ष था। और कमाल की बात यह है कि डॉक्टर कलाम ने बचपन में ही घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि वो अखबार बांटा करते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन किताब इस अनुभव को एक अलग नजरिए से देखती है। ये सिर्फ पैसे कमाने की मजबूरी नहीं थी। कलाम साहब इसे अनुशासन का पहला पाठ मानते थे। रोज सुबह 4 बजे उठना, फिर गणित के ट्यूशन के लिए जाना और उसके बाद शहर भर में अखबार बांटना। सोचिए, इस एक काम ने उन्हें समय की कीमत और मेहनत का असली मतलब सिखा दिया। मतलब ये कि उन्होंने अपनी चुनौती को ही अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल। ये कहना बहुत आसान है कि गरीबी सफलता में रुकावट नहीं बनती, लेकिन उन्होंने इसे जीकर दिखाया। वो उस गरीबी को कोस नहीं रहे बल्कि ये बता रहे हैं कि उस अनुभव ने उनके चरित्र को कैसे गढ़ा। बिल्कुल सही। यहीं पर किताब का पहला गहरा सबक है। वो ये नहीं कहते कि मैं गरीब था इसलिए महान बना। वो ये समझाते हैं कि उन मुश्किल हालातों ने उन्हें जो हुनर दिए, अच्छा, चाहे वो अनुशासन हो, लोगों को समझना हो या मेहनत करने की आदत हो, वही हुनर आगे चलकर उनके काम आए। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया। तो एक लड़का जो गरीबी से लड़ रहा था और जिसने अपनी मुश्किलों को ही अपना हथियार बना लिया, उसकी पढ़ाई का सफर कैसा रहा? क्या वो शुरू से ही एक असाधारण छात्र थे? उनका सपना बड़ा सीधा और साफ था। उन्हें आसमान में उड़ना था, पायलट बनना था। हाँ, वो एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने भौतिकी में ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी क्योंकि भारतीय वायुसेना में शामिल होना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। और यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इतनी मेहनत, इतनी लगन के बावजूद जब देहरादून में वायुसेना का इंटरव्यू हुआ तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो 9वें नंबर पर थे और वैकेंसी सिर्फ 8 थी। सिर्फ एक रैंक से वो अपने सपने से चूक गए। सोचकर ही दिल टूट जाता है कि जिस एक चीज के लिए सब कुछ दांव पर लगाया वो हाथ से निकल गई। और ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा झटका था। वो पूरी तरह टूट चुके थे और निराश होकर ऋषिकेश चले गए। अच्छा, वहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। उन्होंने स्वामी जी को अपनी नाकामी और टूटे हुए सपने के बारे में बताया। स्वामी जी ने उन्हें जो कहा वो इस किताब के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। उन्होंने समझाया, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हें इस असफलता को स्वीकार करना होगा और अपने अस्तित्व का कोई और कारण खोजना होगा। वाह, यानी हार मत मानो से भी एक गहरी बात। बहुत गहरी। ये कहना कि शायद तुम्हारा रास्ता ये था ही नहीं, कुछ और बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये तो नजरिए का कितना बड़ा बदलाव है। यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ सफलता का जश्न नहीं मनाती, ये असफलता को संभालना भी सिखाती है। सही बात है। उस एक मुलाकात ने कलाम साहब की सोच बदल दी। उन्होंने उस झटके को अपनी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत माना। उन्होंने अपनी किस्मत को नहीं कोसा बल्कि एक नई दिशा की तलाश शुरू कर दी
और यहीं से मिसाइल मैन के बनने की कहानी शुरू होती है। तो पायलट बनने का सपना टूटा और फिर उन्होंने डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ज्वाइन किया। लेकिन असली उड़ान तो आइसरो में शुरू हुई है ना? हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में, जहां उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो SLV-3 से पहले हमें अपना कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना होता था तो हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। अच्छा। हमें उनसे मदद मांगनी पड़ती थी, उनके रॉकेट इस्तेमाल करने पड़ते थे। SLV-3 की सफलता का मतलब था कि भारत अब ये काम खुद कर सकता था। ये एक तरह से तकनीकी आजादी हासिल करने जैसा था। लेकिन ये सफर भी आसान नहीं रहा होगा। पहली कोशिश तो नाकाम रही थी, है ना? बिल्कुल। 1979 में पहला लॉन्च फेल हो गया। रॉकेट उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ओहो। पूरा देश देख रहा था, सारी मेहनत पानी में मिल गई। टीम में हर कोई निराश था, सब एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे थे। यहीं पर एक लीडर के तौर पे डॉक्टर कलाम का असली चरित्र सामने आता है। और यहाँ पे वो मशहूर किस्सा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब मुश्किल सवालों के लिए तैयार थे, लेकिन तब इसरो के जो चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन, उन्होंने डॉक्टर कलाम को किनारे किया और खुद मीडिया के सामने गए। हाँ। उन्होंने कहा, हम फेल हो गए हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और हम अगले साल जरूर कामयाब होंगे। मतलब उन्होंने असफलता की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। और ठीक एक साल बाद 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। वाह। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास ये क्षमता थी। इस बार प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम से कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम करोगे। अच्छा। सफलता का श्रेय उन्होंने पूरी टीम और उसके लीडर को दे दिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उस दिन उन्होंने लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक सीखा कि असफलता की जिम्मेदारी खुद लो और सफलता का शहरा अपनी टीम के सिर बांधो। बिल्कुल। ये एक ऐसी बात है जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कम देखने को मिलती है। और इसी अनुभव के बाद उनका सफर मिसाइल प्रोग्राम की तरफ मुड़ा। यहीं से उन्हें वो पहचान मिली जिससे पूरा देश उन्हें जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। और इस प्रोग्राम के तहत जो मिसाइलें बनी वो सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि भारत की ताकत का प्रतीक हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। सही कहा। और ये सिर्फ मिसाइलों की एक लिस्ट नहीं है, हर मिसाइल के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। जैसे पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसने भारत को पड़ोस में एक सामरिक बढ़त दी। वहीं अग्नि ने हमें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता दी, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त थी। ये डॉक्टर कलाम की दूरदर्शिता को दिखाता है कि वो सिर्फ तकनीक नहीं बना रहे थे, बल्कि देश की सुरक्षा का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे। इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों के पीछे सिर्फ तकनीक नहीं होती, एक लीडर होता है। बिल्कुल। ये किताब उस लीडर कलाम के बारे में क्या बताती है? हमने जिम्मेदारी लेने वाली बात तो की, लेकिन और क्या खास था उनके नेतृत्व में? किताब उनके नेतृत्व के कई पहलुओं को उजागर करती है। पहली चीज थी टीम बनाना। वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं चुनते थे, वो ऐसे जुनूनी लोग ढूंढते थे जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। दूसरी बात, वो अपनी टीम को पूरी आजादी देते थे। वो माइक्रो मैनेज नहीं करते थे, बल्कि एक बड़ा लक्ष्य सामने रखकर टीम को उस तक पहुंचने का रास्ता खुद खोजने देते थे। और उनकी विनम्रता के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वो हर छोटे से छोटे कर्मचारी से सीधे बात करते थे, उनका हालचाल पूछते थे। बिल्कुल। किताब में एक घटना का जिक्र है कि कैसे एक जूनियर वैज्ञानिक ने उनसे कहा कि उसे शाम को जल्दी घर जाना है, क्योंकि उसने अपने बच्चों से वादा किया है कि वो उन्हें प्रदर्शनी दिखाने ले जाएगा। हाँ, ये मैंने भी सुना है। डॉक्टर कलाम ने उसे इजाजत दे दी, लेकिन वो वैज्ञानिक काम में इतना मशगूल हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा। जब उसे याद आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वो निराश होकर घर पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर कलाम खुद उसके घर गए थे और बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए थे। ये तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, ये लोगों से एक मानवीय जुड़ाव है। सही बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये विनम्रता और टीम को इतना आगे रखने वाली लीडरशिप आज की हाइपर कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट दुनिया में भी उतनी ही कारगर हो सकती है, जहां हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब इसका जवाब सीधे तौर पर तो नहीं देती,
लेकिन इशारा करती है। डॉक्टर कलाम का मॉडल मिशन ड्रिवन था, प्रॉफिट ड्रिवन नहीं। अच्छा। जब पूरी टीम का लक्ष्य देश के लिए कुछ करना हो तो व्यक्तिगत क्रेडिट पीछे छूट जाता है। वो लोगों को एक बड़े सपने से जोड़ते थे। शायद आज की कंपनियों को भी यही सीखने की जरूरत है कि सिर्फ टारगेट नहीं, एक मकसद दो। बिल्कुल। जब मकसद बड़ा होता है तो टीम खुद ब खुद प्रेरित होती है। तो अब जरा किताब के संदेशों पर आते हैं, खासकर युवाओं के लिए इस पूरी कहानी से वो क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा संदेश तो सपनों को लेकर ही है, और यहाँ डॉक्टर कलाम सपनों को एक नई परिभाषा देते हैं। उनका वो प्रसिद्ध कथन है, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। बिल्कुल। ये सपनों को एक पैसिव विश से एक एक्टिव मिशन में बदल देता है। सपना वो है जो आपकी रगों में दौड़ता है, जो आपको बेचैन रखता है, एक जुनून की तरह। और दूसरा संदेश शायद असफलता को लेकर है, जैसा हमने पायलट वाले किस्से में देखा। हाँ, ये कि असफलता एक घटना है, व्यक्ति नहीं। फेलियर्स आर इवेंट्स नॉट पर्सन्स। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता की असली कुंजी है। SLV3 की पहली नाकामी ने ही टीम को वो सबक सिखाए जिनकी वजह से दूसरी बार सफलता मिली। और किताब की भाषा के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। ये कोई मुश्किल वैज्ञानिक किताब तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसकी भाषा बहुत सरल, सीधी और दिल को छूने वाली है। डॉक्टर कलाम ने रॉकेट साइंस जैसी जटिल चीजों को भी इतनी आसानी से समझाया है कि कोई भी आम इंसान उसे समझ सकता है और उस राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा महसूस कर सकता है। मतलब वो न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक बेहतरीन संवादकर्ता भी थे। बिल्कुल। और इसमें विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता और जीवन के मूल्यों का एक बहुत सुंदर संगम है। वो गीता के श्लोकों का भी जिक्र करते हैं, अपने पिता की सिखाई बातों का भी, और स्वामी शिवानंद की दी हुई शिक्षा का भी। वाकई। और यही चीज डॉक्टर कलाम को अद्वितीय बनाती है। वो दिखाते हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। उनके लिए विज्ञान ब्रह्मांड के कैसे का जवाब देता था और आध्यात्मिकता क्यों का। वाह, क्या बात है। विज्ञान ब्रह्मांड के नियमों को समझने का तरीका था और आध्यात्मिकता उस शक्ति से जुड़ने का माध्यम जिसने ये नियम बनाए। ये संतुलन उनके पूरे जीवन और काम में झलकता है। तो रामेश्वरम में अखबार बांटने वाले एक लड़के से लेकर भारत के मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति बनने तक का ये सफर वाकई असाधारण है। जैसा कि इस किताब की समीक्षा कहती है, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये एक उम्मीद की, मेहनत की और अपने सपनों में आग जलाए रखने की अमर कहानी है। बिल्कुल। और इसका अंतिम संदेश यही है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में कोई कमी ना हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमने डॉक्टर कलाम की आध्यात्मिकता को उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा माना। यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की दुनिया जो पूरी तरह से डेटा, लॉजिक और विज्ञान पर चलती है, उसमें किसी व्यक्ति का निजी आध्यात्मिक विश्वास या उसके गहरे जीवन मूल्य उसकी पेशेवर सफलता और नेतृत्व क्षमता को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं या एक को दूसरे के लिए जगह बनानी पड़ती है?